नमस्कार, मैं हूं निशित राणा। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कल विधानसभा चुनाव का जो दूसरा और अंतिम चरण है, जिसमें कि 122 विधानसभा सीट पर मतदान होना है। उनमें से मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में 2 सीट पर महागठबंधन की जीत हुई थी और 8 सीट जो है एनडीए के खाते में थी। इस बार मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीट पर क्या स्थिति है, इसका ग्राउंड रिपोर्ट हम जानेंगे पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार जी से और उनसे चर्चा करेंगे मधुबनी जिला के विधानसभा सीटों के संबंध में। देखिए निशित जी, मधुबनी में पिछला बार जो आंकड़ा था वो था 8 और 2 का। ठीक है, 8 सीट पर एनडीए के उम्मीदवार की जीत हुई थी और 2 सीट महागठबंधन जीती थी। तो इस बार पिछले बार वाली स्थिति नहीं है। पिछली बार जिस तरह से क्लीन स्वीप किया था दरभंगा मधुबनी, इन 2 जिलों के 20 विधानसभा क्षेत्र में 3 सीट मात्र महागठबंधन को मिला था, 2 मधुबनी में और 1 दरभंगा में। लेकिन इस बार स्थिति उतना आसान नहीं है एनडीए के लिए। हाँ, ये बात तय है कि दरभंगा मधुबनी में एक जो अंतर क्या है कि आप देखेंगे कि मगध प्रमंडल में, ठीक है, जो ध्रुवीकरण प्रायः क्या हुआ कि अगरा और पिछड़ा में ध्रुवीकरण हुआ था। ठीक है, पिछली बार विधानसभा चुनाव में। लेकिन ये जो दरभंगा मधुबनी का जिला है, यहाँ पर ध्रुवीकरण 2 तरह का हुआ। एक तो हुआ मुसलमान उम्मीदवार के खिलाफ आरजेडी और कांग्रेस के जहां जहां मुसलमान उम्मीदवार थे उनके खिलाफ ध्रुवीकरण हुआ। ठीक है, जैसे बिस्फी विधानसभा सीट ले लीजिए आप, वहां पर मुसलमान के खिलाफ ध्रुवीकरण हुआ, हिंदू एकजुटता बनी वहां। इस कारण से बीजेपी जो है वहां पर चुनाव जीती। लेकिन आप इसके अलावा एक और चीज है, दरभंगा मधुबनी में जो अति पिछड़ा समाज है, ठीक है, वो अति पिछड़ा जाति और गैर यादव, अति पिछड़ा के सहयोग से गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा प्लस सवर्ण और वैश्य, इसका जो गोलबंदी हुआ वो हुआ मुसलमानों के खिलाफ और साथ ही यादवों के खिलाफ भी। ठीक है, तो इसका लाभ जो है मतलब मिलता हुआ दिखा एनडीए को। लेकिन इस बार क्या है ना, इस बार है क्या कि आपको यादव वोट जो पिछली बार एनडीए को मिला था, इस बार यादव वोट एनडीए को नहीं मिल रहा है इस बार। उसके कारण कुछ एनडीए ने भी सेल्फ गोल किया है। बीजेपी ने जिस प्रकार से यादवों का टिकट काटा, अब देखिए पिछली बार मिश्री लाल यादव चुनाव लड़ रहे थे यादव जाति के, इस बार दरभंगा मधुबनी में बीजेपी ने यादव को टिकट नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका एक असर जो है वो पड़ता हुआ दिखा है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बारी बारी से। तो हरलाखी विधानसभा सीट से शुरुआत करते हैं हम। हरलाखी से पिछली बार जदयू के उम्मीदवार थे सुधांशु शेखर भास्कर। ठीक है, और उन्होंने सीपीआई के जो बड़े नेता हैं रामनरेश पांडे, उनको चुनाव में हराया था। लगभग 17,000 वोट से जो है 17,593 वोट से हराने में वो कामयाबी पाए थे। इस बार क्या है वहां कि इस बार रामनरेश पांडे के पुत्र, ऐसा जानते हैं निशित जी, एक बताऊं मैं आपको कि सीपीआई में भी परिवारवाद ये एक आश्चर्य पैदा करता है कि रामनरेश पांडे पिता का टिकट कटा और बेटा को टिकट मिल जाए। ये सीपीआई जैसे कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में ये पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राकेश पांडे सीपीआई के उम्मीदवार हैं इस बार। और दिक्कत उनके लिए ये नहीं है कि वहां से वो चुनाव जीत नहीं सकते, लेकिन वहां पर दिक्कत है मोहम्मद शब्बीर जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने वोट पिछली बार भी लगभग 27,500 वोट 27,499 वोट काट लिया था। इस कारण से जो है वहां जदयू के उम्मीदवार सुधांशु शेखर की जीत हुई थी। इस बार भी मोहम्मद शब्बीर वहां लड़ रहे हैं चुनाव, निर्दलीय लड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं तो मुसलमानों का वोट वो काट रहे हैं। दूसरा, तेज प्रताप यादव की पार्टी से जनशक्ति जनता दल से जितेंद्र यादव जो आरजेडी के नेता थे वो भी लड़ रहे हैं चुनाव। तो इस कारण से जब आप समझ लीजिए कि महागठबंधन के उम्मीदवार को यदि यादव और मुसलमान का वोट कट जाए तो वो किस प्रकार की स्थिति में हो सकता है। तो यही स्थिति है जिस कारण से जदयू को ये सीट हरलाखी जो है लगभग गारंटेड है जदयू के लिए, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा विधानसभा सीट है बेनीपट्टी, हरलाखी सटा हुआ है। बेनीपट्टी बीजेपी जीती थी, विनोद नारायण झा वहां से पिछली बार जो है बीजेपी के विधायक हैं। इस 2015 में वहां से कांग्रेस जीती थी, भावना झा। इस बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। ठीक है, और कांग्रेस ने उम्मीदवार बदला, लेकिन बीजेपी में क्या हो गया है, कांग्रेस ने भावना झा के बदले नलिनी रंजन झा एक नया उम्मीदवार दिया है। लेकिन बीजेपी में क्या हो गया कि बीजेपी के एक बागी बी मृणाल वो खड़े हो गए हैं वहां से, और विनोद नारायण झा जो बीजेपी के विधायक है, सिटिंग एमएलए हैं, उनके खिलाफ
एंटी इनकम्बेंसी भी है और पार्टी में भी विरोध है। आपको याद होगा पार्टी में विरोध पिछली बार भी हुआ था, जब घनश्याम ठाकुर जो अभी एमएलसी है बेनीपट्टी से, वहां से बीजेपी के, वो चुनाव लड़ने के लिए उतावले थे, तो उनको मनाने के लिए पिछली बार, ठीक है, भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय दोनों उनके घर पे हेलीकॉप्टर उतार दिए थे, ठीक है, और उनको एमएलसी बनाया गया वादा करके, तो वो बैठ गए, तो किसी तरीके से विनोद राय झा जीते। इस बार जो बी मृणाल चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के बागी हैं, अमित शाह भी पहुंचे बेनीपट्टी, लेकिन फिर भी बी मृणाल पर कोई असर नहीं पड़ा है और बी मृणाल बीजेपी के अच्छा वोट काट रहे हैं। एक तीसरा क्या फैक्टर है कि वहां पर तीनों जो उम्मीदवार जिनमें मुकाबला है एक ही जाति के हैं, ब्राह्मण के समुदाय से आते हैं, और चूंकि ये विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर कि 80 से 85 हजार वोट ब्राह्मणों का है। चौथी बात क्या हुई है, जन सुराई ने एक मुसलमान को उम्मीदवार बनाया यहां से, परवेज आलम को। शुरुआत में लगा कि परवेज आलम को मुसलमानों का वोट मिल रहा है, तो इसीलिए लगा ऐसा कि बीजेपी मुकाबले में जीत जाएगी फिर पिछली बार की तरह ही। लेकिन अब क्या हो रहा है, प्रियंका गांधी का दौरा हुआ, उसके बाद परिस्थितियां बदली है कि मुसलमानों ने अब परवेज आलम को छोड़ दिया है। मुसलमान को लग गया कि परवेज आलम को अगर वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी फिर से, तो इसीलिए वहां पर मुसलमान भी कांग्रेस के पक्ष में गोलबंद हो गए हैं। तो ब्राह्मणों का एक हिस्सा, ठीक है, चूंकि वो भी उम्मीदवार भी ब्राह्मण है कांग्रेस का, तो एक हिस्सा ब्राह्मणों का, प्लस यादवों का, प्लस मुसलमान का, प्लस मुकेश सहनी के कारण सहनी समाज का, सहनी का भी वोट अच्छा खासा है मल्लाह जाति का वहां बेनीपट्टी में, ठीक है। तो ये सब मिलकर जो है ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जब बीजेपी का वोट दो भाग में बट रहा है और महागठबंधन का वोट इंटैक्ट है। इस कारण से बेनीपट्टी आप कांग्रेस के खाते में डाल दे सकते हैं और ज्यादा 90% चांस, अगर इस बार नहीं जीत पाई कांग्रेस तो समझिए कि कांग्रेस चुनाव जीतने के लायक नहीं है मधुबनी में, ठीक है, तो लेकिन जीत जाएगी कांग्रेस, ये स्पष्ट दिख रहा है। खजौली तीसरा विधानसभा सीट है जहां बीजेपी के अरुण शंकर प्रसाद, ठीक है, ये वैश्य बिरादरी से आते हैं, चुनाव जीते थे पिछली बार भी, इस बार भी चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं। आरजेडी, चूंकि पिछली बार भी यादव जाति से मुकाबला हुआ था, तो वहां यादव वर्सेस एंड रेस्ट का मुकाबला हो जाता है खजौली में, ठीक है। यहां पर जो बंटवारा, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एनडीए के वोट में कोई टूटन नहीं है, और जब एनडीए के वोट में टूटन नहीं है तो गैर यादव पिछड़ा प्लस अति पिछड़ा और सवर्ण, ये मिलकर अरुण शंकर प्रसाद के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अरुण शंकर प्रसाद भी मिलनसार नेता है, तो व्यक्तित्व भी उनका ठीक ठाक है। इस कारण से खजौली बीजेपी के हिस्से में जाती हुई दिख रही है। बाबूबढ़ी विधानसभा सीट, इस बार बाबूबढ़ी में क्या हुआ है कि आरजेडी ने, अभी सिटिंग एमएलए है बाबूबढ़ी से मीना कामत, ठीक है, कामत धानु जाति से आती है, ठीक है। वहां पर पिछली बार जो मुकाबला था बाबूबढ़ी विधानसभा सीट में 2020 में, वो था आरजेडी के उमाकांत यादव से, ठीक है। तो आरजेडी ने, आपको बताया मैंने कि आरजेडी ने इस बार एक अलग प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग करने का प्रयास किया है, जिसमें यादवों का टिकट थोड़ा घटाया है, विशेषकर मिथिलांचल में, ठीक है, और यादव के बदले जो है गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को टिकट दिया है आरजेडी ने। इस कारण से थोड़ी सेंधमारी हो रही है, और उस सेंधमारी का असर, चूंकि आरजेडी ने यहां अरुण कुशवाहा को लड़ाया है चुनाव, इनका खेल खराब हो रहा था अरुण कुशवाहा का, बिंदु गुलाब यादव को वीआईपी ने टिकट दे दिया था, लेकिन समय रहते बिंदु गुलाब यादव का टिकट जो है वापस नामांकन ले ली। इस कारण से इस सीट पर आरजेडी को बढ़त मिलता हुआ दिख रहा है। बाबूबढ़ी विधानसभा सीट पर, बाबूबढ़ी में अति पिछड़ा गैर यादव पिछड़ा एक कॉम्बिनेशन है जो जदयू के साथ रहा है, ठीक है। वैसे अरुण कुशवाहा कम, मैं एक बात कह सकता हूं कि अरुण कुशवाहा पहले उमाकांत यादव की तुलना में ज्यादा बेहतर करेंगे, ठीक है। लेकिन एक और विषय ये निकल कर आ रहा है कि पिछली बार लोजपा ने यहां पर जदयू का वोट काटा था, लोजपा ने अरुण शंकर प्रसाद को टिकट दिया था, ठीक है। तो इस बार वो लोजपा का जो वोट है, जो पासवान जाति का वोट है, ठीक है, वो जदयू को यहां फायदा पहुंचा रहा है। इसीलिए ये सीट बाबूबढ़ी की सीट जो है अभी तक माने बहुत ही क्लोज फाइट है, आप आसानी से नहीं छोड़ सकते, ठीक है, नेक टू नेक फाइट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो अगर सब कुछ, अगर मुसलमान यादव इंटैक्ट रहा, ठीक है। दूसरा, ये इलाका बाबूबढ़ी का इलाका, झंझारपुर का इलाका, जहां पर कि आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का भी प्रभाव क्षेत्र है, ठीक है। साथ ही मैं बताऊं आपको, भारत भूषण मंडल जो कि लौकहा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी की टिकट पर, वो पूर्व समाजवादी नेता, जो बड़े समाजवादी नेता रहे हैं, धनिक लाल मंडल जो कि राज्यपाल भी रहे,
ठीक है, समाजवादी नेता रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं समाजवादी सरकार में, कर्पूरी ठाकुर की सरकार के दौरान। ठीक है, तो उनके पुत्र है भारत भूषण मंडल। तो इसका भी प्रभाव है कि अति पिछड़ा वोट में विभाजन हो रहा है। तो यहां अगर आरजेडी इस बार जीत जाए तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा, आरजेडी जीत सकती है इस सीट को। ठीक है, इसके अलावा एक और हॉट सीट है मधुबनी जिला में। ठीक है, जहां मुसलमान और यादव मिलकर लगभग 50% आबादी हो जाती है। हिंदुओं में सबसे बड़ी आबादी यहाँ इस विधानसभा सीट में जो है आप कह सकते हैं कि यादव जाति का है। मुसलमान सबसे अधिक है, दूसरे नंबर पर यादव है। ठीक है, तीसरे नंबर पर ब्राह्मण है यहाँ। ठीक है, लेकिन पिछले चुनाव में क्या होता रहा है लगातार यहाँ देखिएगा अगर निशित जी, तो हर चुनाव में होता रहा ये है कि यहाँ पर यादव जो है ना वो हिंदू बन के वोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर धार्मिक ध्रुवीकरण होता है। यहाँ इतिहास रहा है लगातार 3-4 चुनाव से, विशेषकर 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद से यहाँ जातिगत ध्रुवीकरण नहीं होता है। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार वहाँ पर स्थानीय स्तर पर जो है यादव जाति के लोग में विभाजन हो गया है। पहले यादव एकजुट होता था बीजेपी के पक्ष में, लेकिन चूंकि 2 कारण से, एक बार तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की लग रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं यादव जाति में, ये बात इस बार दिख रहा है, संभावना दिख रहा है, पहले की तुलना में बेहतर दिख रहा है। नीतीश कुमार का क्रेज का घटना दूसरा कारण है। ये बात तो सही है प्रदीप जी। इस बार यादव जाति के जो वोटर हैं वो बहुत एग्रेसिव है, क्योंकि उनके सामने इस बार जीवन मरण का प्रश्न है और लगता है कि यही मौका है जबकि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हाँ, तो यह एक बड़ा फैक्टर है। ठीक है, कि तो इसीलिए यादव इसलिए इस बार वहां मैंने आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार को हराने के लिए वोट करने की बजाय वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर इस बार एक और खेल है कि कहीं ना कहीं हरिभूषण ठाकुर पिछले बार जो एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ है। ठीक है, तो इसलिए, और दूसरा तीसरा कि बीजेपी ने इस क्षेत्र में एक भी यादव को टिकट नहीं दिया है, इसका भी यादवों में नाराजगी है। ठीक है, यह भी एक बड़ा फैक्टर है। ठीक है, मुसलमानों को, यादवों को लगता है कि बीजेपी को हम वोट देते हैं, लेकिन बीजेपी वाला जो है यह स्वीकार नहीं करता है कि यादव हमको वोट देता है। तो इसका नाराजगी है यादवों में बीजेपी से, और ये बड़ी नाराजगी है। और दूसरे चरण के मतदान में हमको लगता है कि लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जिस तरह से यादव शब्द का और जिक्र करते हुए और जिस तरह से अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, इसका जो है सीधे चुनावी असर पड़ेगा दूसरे चरण के मतदान में, हमको ऐसा लगता है। सही है, और उतना ही नहीं, आपको बताएं यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार है भूमिहार जाति से हरिभूषण ठाकुर। ठीक है, अब और वहाँ मोकामा में क्या हुआ, मोकामा में जो दुलारचंद यादव की हत्या हुई और उसमें नाम आया आनंद सिंह का। ठीक है, और वहाँ जो यादव भूमिहार का एक मामला चला फंसा है। ठीक है, उसकी भी प्रतिक्रिया है कि यहाँ पहले वहाँ बिस्फी में यादव जो है बीजेपी के उम्मीदवार की जाति नहीं देखता था। पिछले चुनाव तक भी, लोकसभा चुनाव में भी हुआ है कि बीजेपी उम्मीदवार की जाति नहीं देखता है। वहाँ भूमिहार जाति का वोट मात्र 5000 है, जिस जाति के बीजेपी के उम्मीदवार है हरिभूषण ठाकुर, लेकिन फिर भी वहाँ 100% यादव जो है हिंदू बनकर वोट देता है। लेकिन इस बार यादवों को लग रहा है कि यार हम तो बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन बीजेपी इसको स्वीकार नहीं करता, हमको हिंदू नहीं मानता क्या। ये सवाल जो है वहां का यादव पूछ रहा है। दूसरा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का बात है, तीसरा विजय सिन्हा का बयान है, चौथा मोकामा की घटना है। ये सब चीजें हरिभूषण ठाकुर को वहां कमजोर कर रही है। तो इसलिए आरजेडी अगर ये सीट निकाल ले तो आश्चर्य मत कीजिएगा। ठीक है, ये है। उसके अलावा चलिए 6ठी सीट है मधुबनी शहर का विधानसभा सीट, वहां से आरजेडी के उम्मीदवार है समीर महासेठ। इनके पिता राजकुमार महासेठ भी वहां से विधायक रहे हैं। वहां एक सीट चली गई इस बार रालोसपा, मतलब आरएलएम के खाते में, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के खाते में। और यहां भी उपेंद्र कुशवाहा ने और एनडीए ने गलती किया कि माधव आनंद को टिकट दे दिया भूमिहार जाति का, जिसका कि 5000 भी वोट मधुबनी में नहीं है। ठीक है, वहां बीजेपी इससे पहले आप याद किए जब जीती तब जीती रामदेव महतो के कारण। रामदेव महतो कुशवाहा जाति से आते हैं। ठीक है, तो बीजेपी ने वहां समीकरण था कि गैर यादव पिछड़ा। ठीक है, क्योंकि बीजेपी वहां आरजेडी के उम्मीदवार रहते हैं, वैश्य वर्ग से हैं समीर महासेठ। ठीक है, तो वैश्य बट जाता है वहां बीजेपी भी और आरजेडी में भी, क्योंकि लगातार उस समीर महासेठ के पिताजी भी रहे, उसी धारा से रहे, आरजेडी की धारा से ही रहे, वो भी विधायक पहले भी समाजवादी रहे।
तो वहाँ का वैसे बंटता रहा है। तेली सूरी में भी विभाजन रहा है, वहाँ माने वैश्य के उपजातियों में भी विभाजन रहा है वहाँ, ठीक है। वहाँ ठठेरा सोनार वो बीजेपी को वोट करता रहा है, ठीक है। लेकिन वैश्य की जो सूरी जाति है, जिस जाति से समीर महासेठ आते हैं, वो आरजेडी के साथ रहा है लगातार वहाँ पर। और साथ ही बीजेपी ने जब वहाँ इस बार एनडीए से सवर्ण उम्मीदवार आ गया वहाँ, और सवर्ण में भी अगर ब्राह्मण होता तो ज़्यादा फाइट करता बेहतर, ठीक है। लेकिन ब्राह्मणों की आबादी बताता वहाँ पर 50,000, ठीक है। भूमिहार 5,000, कुशवाहा 40,000, लेकिन उसके बदले 5,000 माधव आनंद को, और जिसका कि वहाँ पर उपेंद्र केवल इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा हैं, कोयरी है, तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार को वहाँ के कुशवाहा वोट दे दे, ऐसा नहीं होता है। विधानसभा चुनाव में लोग विधायक भी चुनते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है नहीं। अगर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होते उपेंद्र कुशवाहा, तो हो सकता था कुशवाहा जाति जो है वहाँ पर उन्हें किसी को भी आरएलएम के किसी को भी दे देती वोट, जैसे यादव जाति के लोग आरजेडी का कोई भी उम्मीदवार होता है वोट देते हैं। तो वो समीकरण यहाँ काम नहीं किया। इसीलिए इस बार समीर महासेठ के जीतने में वहाँ जो है कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता। पिछली बार भी अगर हम बात करें तो पिछली बार भी समीर महासेठ जो है वहाँ आसानी से जीते थे, लगभग 7,000 वोट से बीआईपी के उम्मीदवार सुमन महासेठ को हराए थे, ठीक है। और इसलिए जीत हुई थी। उसका एक और कारण था कि वहां से लोजपा के उम्मीदवार भी थे, अरविंद कुमार पूर्वे, ठीक है। निर्दलीय रामदेव महतो भी चुनाव लड़े थे, पिछली बार भी था। लेकिन इस बार स्थिति और विकट है। ये तब जीते थे जब सब उनके उम्मीदवार मतलब कुशवाहा और वैश्य वर्ग के ही थे उनके प्रतिद्वंदी। लेकिन इस बार तो और उनको एडवांटेज है, क्योंकि भूमिहार जाति का उम्मीदवार है उनके खिलाफ। तो इसीलिए समीर महासेठ को वहां जीतने में जो है कोई दिक्कत इस बार नहीं होने वाला है, ठीक है। उल्टा जन स्वराज का जो उम्मीदवार है वहां से अनिल कुमार मिश्रा, ठीक है, वो ब्राह्मण का वोट काट रहे हैं। तो बेस वोट जो है एनडीए का वो डिस्टर्ब है, और महागठबंधन का बेस वोट का दायरा और बढ़ गया है वहां, ठीक है। मुसलमान की संख्या सबसे बड़ी आबादी है वहां मधुबनी शहर में। तो बीजेपी जब भी जीती तब जीती मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण करा के मधुबनी में। आप याद कीजिए, जो भी आंकड़े निकाल कर देख सकते हैं दर्शक, बीजेपी रामदेव महतो जब जीते हर बार उनके खिलाफ कोई मजबूत मुसलमान उम्मीदवार हुआ करता था मधुबनी में, ठीक है। उसके कारण बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण होता था। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। तो इसीलिए समीर महासेठ के जीतने में वहां पर जो है मधुबनी में मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। आसानी से मधुबनी की सीट आरजेडी जीत जाएगी। अब चलते हैं राजनगर। पिछले बार राजनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी के रामप्रीत पासवान उम्मीदवार थे, ठीक है। आराम से जीता था राजनगर विधानसभा सीट। उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को राजनगर में हराया था, रामावतार पासवान को, ठीक है। लगभग 19,000 वोट से जीत हुई थी रामावतार पासवान की। लेकिन इधर के दिनों में रामप्रीत पासवान जीते थे, रामावतार पासवान आरजेडी को हराकर। इस बार दोनों पार्टी ने, आरजेडी ने भी और बीजेपी ने भी उम्मीदवार बदल दिया है। वहां राजनगर में बीजेपी ने एक युवा चेहरा मात्र 30 वर्ष का सुजीत कुमार पासवान को उम्मीदवार बनाया है, ठीक है। और आरजेडी ने वहां से प्रोफेसर एक है स्थानीय कॉलेज में, प्रोफेसर विष्णु राम, उनको उम्मीदवार बनाया है। तो एंटी इनकम्बेंसी था बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ। बीजेपी अगर रामप्रीत पासवान को इस बार टिकट देती तो गारंटेड हार जाती। लेकिन चूंकि बीजेपी ने चेहरा बदल दिया और आधार वोट, राजनगर में सबसे ज्यादा वोट है ब्राह्मणों की, राजपूतों का भी वोट है, अति पिछड़ा का वोट है, ठीक है। लेकिन इस बार राजद के उम्मीदवार में मुसलमान यादव के साथ एक वोट जुड़ रहा है सहनी समाज का। इसके अलावे आरजेडी में कुछ भी नहीं जुड़ रहा है। वहीं बीजेपी में जो बीजेपी के मतदाता पहले रामप्रीत पासवान के कारण वोट नहीं डालते थे समर्थक बीजेपी के, लेकिन उनका विरोध व्यक्तिगत विरोध था। इस बार सुजीत पासवान एक युवा चेहरा है, छात्र राजनीति से निकला हुआ है, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा है, आरएसएस का स्वयंसेवक है। तो उसका सौम्य व्यवहार, मृदुभाषी होना, ठीक है, और उसका वहां के स्थानीय मुद्दों से उसका जुड़ाव सुजीत पासवान को आगे रख रहा है। और मुझे तो अनुमान है कि शायद मुझे लगता है मधुबनी जिले में सबसे अधिक मतों से अगर कोई जीतेगा अगर, तो इस बार सुजीत पासवान राजनगर में बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। वहां
ठीक है। यानी राजनगर से उम्मीदवार का बदला जाना शायद एनडीए के लिए फायदेमंद साबित होगा। नहीं, सही आप पकड़े हैं। बताओ आपको, जहां जहां बीजेपी ने उम्मीदवार बदला है वहां वहां जीतने की संभावना बढ़ गई है। जहां जहां बीजेपी, जैसे देखिए बेनीपट्टी में लगातार विरोध के बाद भी बीजेपी, चर्चा थी कि बीजेपी विनोद राय झा का टिकट काटेगी। चर्चा पहले थी कि बेनीपट्टी से ही मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ने की बात आ रही थी, लेकिन फिर से पिछली बार भी विनोद नारायण झा का विरोध हुआ था बीजेपी में, इस बार भी उसी विनोद नारायण झा को टिकट दे दिया गया। इस कारण से बीजेपी के कार्यकर्ता, वोटर सब नाराज है वहां। लेकिन यहां क्या है कि सब नाराजगी रामप्रीत पासवान के खिलाफ जितना था बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ, वो सब नाराजगी जो है खत्म। और साथ ही सुजीत पासवान के खिलाफ जो पॉजिटिव एक तरह से, और आरजेडी के जो प्रोफेसर विष्णु राम है ना, ठीक है, इनका उतना बेहतर मैंने व्यक्तित्व नहीं, छवि नहीं बना पाए ये। इससे बेहतर मुझे लगता है कि पिछले बार जो राम अवतार पासवान थे उम्मीदवार, ठीक है, अगर वो रहे होते, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर हुआ रहता, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद अगला विधानसभा सीट है, एक और हॉट सीट है, झंझारपुर विधानसभा सीट। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जयनाथ मिश्रा का ये विधानसभा सीट रहा है झंझारपुर। अभी वहां से उनके पुत्र लड़ते हैं, जीतते हैं, ठीक है। 2015 में हार गए थे लगभग 800 वोट से वहां गुलाब यादव से। 2020 में सिटिंग एमएलए हैं, मंत्री भी हैं बिहार सरकार में इस बार, ठीक है। तो इनकी जीत की संभावना जो है इस बार, चूंकि उनका मुकाबला इस बार फिर जो है, आप देखिए वहां जो मुकाबला हो रहा है निश्चित जी झंझारपुर में, वो त्रिकोणात्मक है। वहां राम नारायण यादव सीपीआई के उम्मीदवार, जिनका कि पिछला प्रदर्शन जो है बहुत अच्छा नहीं था, वहां से अगर महागठबंधन, मुझे लगता है कि बिंदु गुलाब यादव को अगर टिकट दी रहती महागठबंधन, चाहे वो वीआईपी की टिकट पर चाहे आरजेडी के टिकट पर, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर मुकाबला होता बिंदु गुलाब यादव। लेकिन चूंकि ये सीट चला गया आपको सीपीआई के खाते में, और सीपीआई के जो उम्मीदवार है राम नारायण यादव, ठीक है, और उनका उतना जुझारू छवि नहीं है। और दूसरा एक और खेल हुआ है वहाँ कि वहाँ पर जो है उम्मीदवार जनसुराज ने दिया है केशव भंडारी को, जो कि अति पिछड़ा समाज से आते हैं, धानुक जाति से आते हैं। तो वहाँ जो धनिक लाल मंडल, मैंने बताया ना कि जो अभी मंगनी लाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, तो उनका भी कोई प्रभाव नहीं। और केशव भंडारी स्थानीय राजनीति में रहे हैं, तो कुछ वोट वो काटेंगे, तो वो ज्वाइंट वोट काटेंगे कोई। तो नीतीश मिश्रा का वहाँ मुझे नहीं लगता है कि कोई इस बार कोई दिक्कत होगी जीतने में। पिछले बार का जो समीकरण है, उस समीकरण में एक चीज तो देखिए आप कि मार्जिन जो है वो नहीं रहेगा इस बार, ठीक है। लेकिन लगभग जीतने में आसान, माने कोई दिक्कत नहीं होगा। झंझारपुर लगता है कि एनडीए फिर बाजी, हाँ, बीजेपी वहां जीत जाएगी। पिछली बार 41,000 से जीती थी, इस बार मार्जिन कुछ कम रहे, ये संभव है। लेकिन नीतीश मिश्रा के वहां, और एक और चीज है, नीतीश मिश्रा लगातार जो है सक्रिय भी रहते हैं वहां से, तो स्थानीय राजनीति में जो एक व्यक्तिगत पहचान भी है, तो उसका भी असर है कि वहां पर इनको जीतने में जो है मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशानी होगी, ठीक है। अगला विधानसभा सीट है फुलपरास। ये विधानसभा सीट ऐसी विधानसभा सीट है जहां से कर्पूरी ठाकुर भी कभी चुनाव लड़े थे। जब कर्पूरी ठाकुर 1977 में मुख्यमंत्री बने थे, तो यही उस समय में सांसद थे वो, तो देवेंद्र यादव फुलपरास से ही विधायक चुने गए थे पहली बार। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के लिए अपना सीट खाली किया था, और उस सीट से कर्पूरी ठाकुर लड़े थे, जीते थे, मुख्यमंत्री फुलपरास को मिला था। ये वो विधानसभा सीट रहा है जहां से लगातार प्रायः सबसे अधिक यादव जाति के लोग चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे। और नीतीश कुमार के बिहार की राजनीति में स्थापित होने के बाद जब नीतीश कुमार की जदयू का मुकाबला वहां यादव उम्मीदवार से हुआ, तब नीतीश कुमार भारी पड़े। मतलब आरजेडी के यादव उम्मीदवार या कांग्रेस के ब्राह्मण उम्मीदवार से जब मुकाबला हुआ वहां नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार का, तब नीतीश कुमार वहां जीतते रहे। चाहे नीतीश कुमार ने टिकट अति पिछड़ा को दिया हो टिकट, या नीतीश कुमार ने किसी यादव को भी दिया टिकट, तो वो भी जीता, ठीक है। मतलब नीतीश के यादव जीतते रहे, नीतीश का अति पिछड़ा जीतता रहा। लेकिन महागठबंधन का न ब्राह्मण जीता न यादव जीता नीतीश कुमार के उदय के बाद, ठीक है। इस बार चुनाव में क्या है, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया। कांग्रेस प्रायः वहां से ब्राह्मण उम्मीदवार लड़ाया करती थी। पहली बार कांग्रेस ने अपना जिलाध्यक्ष मधुबनी का, अति पिछड़ा समाज का, धानुक जाति का
सुबोध मंडल को चुनाव लड़ाया है और शीला मंडल जदयू की उम्मीदवार है, बिहार में परिवहन मंत्री है। ठीक है, तो पिछली बार इनकी जीत जो है लगभग 10,000 वोट से हुई थी। इस बार क्या है ना कि इस बार वहां पर एक तो अति पिछड़ा वोट काट रहे हैं, धनुक जाति का वोट सबसे ज्यादा है तो वो काट रहे हैं सुबोध मंडल। साथ ही शीला मंडल के खिलाफ शिकायतें बहुत है स्थानीय स्तर पर, एंटी इनकम्बेंसी भी है। ठीक है, और अति पिछड़ा तो थोड़ा सा शिफ्ट हो ही रहा है, सहनी समाज ऐड कर रहा है। तो यादव मुसलमान अति पिछड़ा का जुड़ाव, और आप याद रखिए ये वो इलाका है जहां पर कि कांग्रेस के साथ आज भी ब्राह्मणों का एक वर्ग लगातार रहा है। ठीक है, कांग्रेस का इस इलाके में जो है बड़े नेता कृपानाथ पाठक रहे हैं कांग्रेस के, इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, एक ज्योति झा जिनकी चर्चा थी इस बार कांग्रेस से लड़ने की उम्मीदवार थे। तो मैंने ब्राह्मणों के बीच कांग्रेस का इस इलाके में प्रभाव रहा है। तो यादव, ब्राह्मण और धानुक ये 3 प्रमुख जातियां हैं फुलपरास में। तो इस बार जो समीकरण दिख रहा है उसमें, और चूंकि कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ कोई भी नकारात्मक चीजें नहीं है, इस कारण से इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस को सफलता मिलते हुए दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद 10वां सीट है लोकाहा विधानसभा सीट। ठीक है, लोकाहा विधानसभा सीट से इस बार अभी वहां जीते हुए हैं आरजेडी के उम्मीदवार हैं भारत भूषण मंडल। ठीक है, जो कि धनिक लाल मंडल जिनकी चर्चा मैंने किया, समाजवादी पार्टी के समाजवादी नेता रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, राज्यपाल रहे हरियाणा के। तो वो इस बार फिर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं भारत भूषण मंडल। चर्चा थी कि उनका टिकट कट जाएगा, आरजेडी काट देगी, लेकिन पिछली बार ये लगभग 10,000 वोट से जीते थे। पिछली बार उन्होंने जेडीयू के लक्ष्मेश्वर राय को हराया था चुनाव। तो इस बार जनता दल यूनाइटेड ने भी अपना उम्मीदवार बदल दिया। इस बार एक नया गेम किया है जदयू ने। ठीक है, वहां से वैश्य वर्ग के उम्मीदवार को टिकट दिया है। ठीक है, सतीश शाह। ठीक है, पिछली बार लोजपा की टिकट पर वहां से प्रमोद प्रियदर्शी चुनाव लड़े थे और लगभग 30,000 वोट कटा था। तो जदयू के वहां पिछली बार हार का एकमात्र कारण था लोजपा के उम्मीदवार द्वारा वोट काटना। इस बार वो वोट कट नहीं रहा है, इसीलिए लोकहा में जो समीकरण है, कुर्मी है, कुशवाहा है जो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा है। ठीक है, साथ ही जो सवर्ण वोट बैंक है, ठीक है, इसके सहारे वहां भारत भूषण मंडल पर, ठीक है, भारी पड़ता हुआ जदयू का उम्मीदवार सतीश शाह दिख रहे हैं। सतीश शाह की भी जीत यहां से निश्चित है निश्चित जी। तो यह है 10 विधानसभा सीट का परिणाम। अगर हम मोटे तौर पे कहें तो इस बार मधुबनी में जो 10 विधानसभा सीटें, पिछली बार 8-2 का आंकड़ा था, 8 सीटें एनडीए, 2 सीट महागठबंधन। इस बार एनडीए को भारी नुकसान है। ठीक है, आप अनुमान लगाइए कि मधुबनी में भारी नुकसान मतलब बड़ा नुकसान है। ठीक है, और यहां 5 सीट महागठबंधन जीतती हुई दिख रहेगी आपको। आरजेडी 3 सीट पर आगे दिख रही है मधुबनी, बिस्फी और बाबूबढ़ी में। वहीं कांग्रेस फुलपरास और बेनीपट्टी में, मतलब 5 सीट जो है महागठबंधन छीन लेता हुआ जा रहा है। 3 सीट जो है महागठबंधन छीन रही है एनडीए से। जेडीयू हरलाखी और लोकाहा बचा ले जा रही है। हरलाखी मतलब रिटेन कर रही है और लोकाहा आरजेडी से छीन रही है। ठीक है, वहीं बीजेपी झंझारपुर, राजनगर और खजौली ये 3 सीट बचाने में कामयाब दिख रही है। अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। कल के मतदान के बाद ये स्पष्ट होगा कि मधुबनी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन फायदे में रहता है या एनडीए जो है अपनी बढ़त बनाए रखती है। कल के मतदान के बाद ही पता चलेगा। एक सटीक राजनीतिक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। नमस्कार, अगले अंक में हम फिर से मिलेंगे।